मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुब्रमण्यम है। मैं हिंदी विभाग से संबंधित हूँ। मैंने एमए एमफिल किया है और पिछले 29 साल से हिंदी भाषा में आ रही समस्याओं और ग्रामर के विषयों पर मैंने अध्ययन कर रहा है और वही आपके सामने इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम का समय है, परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं, इसलिए ग्रामर जो आपका समास, पदबंध, मुहावरे, ये जितने भी समस्याएं हैं उसको कैसे पढ़ा जाए, उसको किस तरीके से पढ़ने से परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उसके लिए ये मैंने कुछ आपके लिए वीडियोस बनाए हैं। आप उस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले वो क्या चीज़ है विषय के बारे में गहराई तक बताया हूँ और दूसरा भाग जो है उसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से किस तरीके से क्वेश्चन आते थे, क्योंकि अभी तक पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं वो डेप्थ में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई आंसर बिल्कुल नजदीक होते हैं, सभी आंसर सही सही लगते हैं, लेकिन उसमें डेप्थ में जाने से सही आंसर का चुनाव होगा। इसके लिए मैंने इस विषय पर थोड़ा सा अपना कार्य किया है, मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पर आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन दबाइएगा और निश्चित रूप से एग्जाम के दृष्टिकोण से किस तरीके से तैयारी करना है और सही आंसर का चुनाव कैसे करना है और कितना समय उस सेक्शन में देना है, ये आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नए अध्याय में मैं आपको समर्पित करूंगा। अच्छा बच्चों, परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करिए और निश्चित रूप से आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुब्रमण्यम 10वीं कक्षा के विशेष संदर्भगत व्याकरण को समझाने के लिए पहला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको लगता है कि 10वीं कक्षा में जो भी मार्क्स आएंगे ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा अभ्यास करने से आएंगे, लेकिन अभ्यास करते समय कुछ तार्किक विचारों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक आप जानते हैं, ग्रामर के अंतर्गत समास रखा गया है, वाक्य रूपांतरण रखा गया है, मुहावरे रखा गया है और अलग अलग तरह के विचारों को, अलग अलग तरह के अभ्यास को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके गहराई में जाना पड़ेगा। उसके लिए आज मैं समास विषय चुना हूँ। तो सबसे पहले हम आज समास के बारे में पढ़ते हैं। समास ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना भी गहराई पे जाएंगे आपको थोड़ी बहुत परेशानी जरूर होगी। इसके लिए आपको किस तरीके से समास के बारे में पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पहले देखते हैं परिभाषा का। परिभाषा आपने अभी तक पढ़ा होगा, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से परिभाषा दिया गया है, लेकिन परिभाषा को अपने विचार से बदला नहीं जाता। परिभाषा को आप स्पष्टतः जैसा आपके सामने प्रस्तुत है उसको ही आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि समास में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से परिभाषा के अनुसार भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं और उसके बाद समास में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको आंसर का चयन करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषा। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदों का संक्षेपीकरण कर संक्षिप्त नए शब्द का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं।
सबसे पहले उदाहरण मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद में समझाऊंगा कि समास की परिभाषा किस तरीके से आपके सामने आएगी। तो देखिए उदाहरण, जिसमें एक मैं एग्जांपल लेता हूं, 10 सिरों का आनन, और उसे हम दशानन कहते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने क्या बताया था, 2 या 2 से अधिक पदों का संक्षेपीकरण कर संक्षिप्त नए शब्द का निर्माण करते हैं। यहां देखिए 1, 2, 3, 4 है। चारों शब्दों का हमने संक्षेपीकरण किया। संक्षेपीकरण मीन्स व्हाट, चारों शब्दों को मिलाकर एक छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में करके उसे दशानन के रूप में लिख दिए हैं। तो ये जो प्रक्रिया होगी उसको हम समास कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए हो क्या रहा है, 10 सिरों का आनंद 4 शब्द है, चारों शब्दों के लिए आपने एक नया शब्द बनाया है, उसे कहते हैं दशानन। अब आपने कैसे बना दिया, हम जब भी हिंदी भाषा की बात करेंगे, नए नए हम प्रयोग कर रहे हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं, बहुत सारे शब्दों को बताने के स्थान पर यदि आप किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब आप अपने स्क्रिप्ट को, आप अपनी रचना को भाषा के अनुरूप नए नए शब्द निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामर में, व्याकरण में अधिक शब्दों को एक शब्द में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर यदि हम विषय के हिसाब से पढ़ें, 10 सिर, सिर मीन्स व्हाट, हेड होता है बेटा। आनन, 10 सिरों का आनन, मतलब किसी एक जगह पर 10 सिर है। अब जहां तक आप जानते हैं कि हमारे शब्दकोश में ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जिसके 10 सिर होते हैं, लेकिन यदि हम होली बुक से रामायण की बात करें तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 10 सिर होते हैं और उसे हम रावण कहते हैं। तो हम किसी को बताने के लिए जहां जहां पर 10 सिरों का प्रयोग हो, 10 सिरों का आनंद हो, 10 सिरों का समूह हो, उसको बताने के लिए हम यदि दशानन का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा और आप जो बताना चाहते हैं कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में उसको बता रहे हैं। तो ये जो भी ग्रामर का आप प्रयोग कर रहे हैं, इसमें आप अपने स्क्रिप्ट को अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए हमने समास का यूज किया। समास पढ़ते समय ये तो रहा उदाहरण, 10 सिरों का आनंद और उसके लिए अपने दशानन कर दिया, और इसको हम समास के दृष्टिकोण से इसको समास विग्रह कहते हैं। ये आपका आएगा समास विग्रह है, और इसे क्या कहेंगे, समास, एक नाम हो सकता है या समस्त पद, समस्त पद, या इसे सामासिक शब्द भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, सामासिक, सामासिक पद भी कहते हैं, पद भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जब भी हम समास की बात कर रहे हैं तो हमें एक समास विग्रह का नाम आ रहा है। समास विग्रह मीन्स जब भी आप बहुत सारे शब्दों को किसी एक शब्द में बदल रहे हैं, तो जो शब्दों का समूह रहता है उसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। और जब हम उसको एक शब्द में बदल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, या समस्त पद कहते हैं, या सामासिक पद कहते हैं। परिभाषा के आधार पर हम समझ में क्या आया, हमें मेन समझ में आ गया कि हम जहां भी शब्दों के समूह के बारे में बात करें उसके लिए हम एक नया शब्द बना रहे हैं। नया शब्द क्या है, 10 सिरों का आनंद, मतलब दशानन। तो हमने व्याकरण का प्रयोग कर उसे एक शब्द में बदल दिया है। तो उस व्याकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। और जो शब्द बनेगा उसके 3 नाम हैं। जनरली एग्जाम में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं कहीं जगह समास का प्रयोग कर रहा है, कहीं समस्त पद का प्रयोग कर रहा है, और कहीं सामासिक पद का प्रयोग कर रहा है, लेकिन तीनों एक ही है बेटा। समास हो या समस्त पद हो या सामासिक पद हो, तीनों एक ही टर्म है। अब इसके आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसकी क्या विभाग हैं, समास को किस तरीके से समझा जाएगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समास के भेद होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा समास कितने प्रकार के होते हैं और समास के भेद क्या होते हैं, और उसके बाद एक एक करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समास के भेद कितने प्रकार होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास,
तीसरा कर्मधारय समास। चौथा बहुब्रीहि समास। पांचवा और आपका छठवां अवयवी भाव समास। ये आपके 6 भेद है। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास। ये देखिए दा के नीचे हलंत है ना बेटा, इसको ध्यान दीजिए बेटा। इसका मतलब है यहाँ दा जो है हाफ है, मतलब आधे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब का को हम आधे फॉर्मेट में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं क। लेकिन हम दा को हाफ फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, दा को पूरा लिखकर उसके नीचे हलंत लगाएंगे। तब ये क्या पता चलेगा, यहाँ बस दा हाफ आधे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? इस बात को याद रखिए बेटा। क्लियर? अब आगे देखिए, पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास। आपके पुस्तकों में ज्यादातर सबसे पहले तत्पुरुष समास को दिया गया है, लेकिन आप सबसे पहले जो सरल है, जो आप जल्दी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने द्वंद्व समास लिया है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और अवयवी भाव समास। अब यहाँ जो समास के द्वारा नए शब्द का निर्माण हुआ है, उसे हम कौन से समास के भेद के अंतर्गत लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको नियम के बारे में जानना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं बेटा, यहाँ रुककर अब एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको यहीं पे मैं रोकता हूँ और उसके बाद में बताता हूँ। सबसे पहले समास में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें किस तरीके से समास से संदर्भ क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए पहला, परिभाषा के दृष्टिकोण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो भी आपको कक्षा हो रही है, ये एक विशेष प्रकार की कक्षा है, तो इसीलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट, प्रश्न का फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन का समास के फॉर्मेट में पहले परिभाषा, मतलब आपको समास की परिभाषा दी रही होगी, अब नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और वो पूछेगा ये कौन सा समास है। दूसरा, समास की परिभाषा क्या होती है। मान लीजिए समास की परिभाषा लिखा है, क्वेश्चन पेपर में लिखा है और उसके ऑप्शन दिए हैं क, ख, ग और घ, और इसमें परिभाषा के आधार पर मान लीजिए पूछ रहा है वो क्वेश्चन संक्षेप, पद, शब्द। अब यहाँ कोई नहीं, देखिए थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट में लिखा हूं, ये इसके अंतर्गत है। मतलब एक एग्जाम दिया है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर संक्षेपीकरण होने के बाद शब्द का निर्माण कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समास कहलाता है, नीचे दिया है पद, शब्द, संक्षेप और कोई नहीं। तो वो ये जानना चाहता है कि आप समास की परिभाषा एक्चुअली क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, शब्दों का संक्षेपीकरण कर रहा है। तो इसका आंसर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो संक्षेप सेलेक्ट करेंगे। तो परिभाषा के आधार पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा किसी और परिभाषा की, मान लीजिए इसमें से कोई भी परिभाषा है जिसमें अभी नहीं बताया मैं, तो इसकी परिभाषा दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब 4 ऑप्शन में कौन से समास की परिभाषा है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले परिभाषा के आधार पर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, उदाहरण के हिसाब से, मतलब समास में कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, कुछ उदाहरण दिए रहेंगे और वो पूछेगा कि कौन से समास के अंतर्गत आता है, तो इस पर ध्यान देना है। तीसरा, समास के भेद कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा मल्टीपल चॉइस में, समास के कितने भेद हैं। तो आप लिखा रहेगा 3, 4, 5 और 6 लिखा रहेगा। तो आपको मालूम है कितने प्रकार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 होगा। चौथा, कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें द्विगु समास भी हो सकता है, द्विगु समास भी हो सकता है, कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। उस समय आपको प्राथमिकता के आधार पर बहुब्रीहि समास को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप समास के प्रश्न पर आप को करने की कोशिश करेंगे तो आपको फोर्थ वाला जो है, फोर्थ प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर, मतलब प्राथमिकता क्या है, हो सकता है वो कर्मधारय समास हो सकता है वो द्विगु समास हो, बहुब्रीहि समास हो और या द्विगु समास हो। तो आपको कहीं 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 कंफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है कर्मधारय हो रहा है, हो सकता है वो द्विगु समास हो रहा है। उस समय उस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर चौथे में आएंगे। मतलब समास को क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको परिभाषा पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी मैं परिभाषा बता रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले ही बता दिया, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परिभाषा से संबंधित एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा उदाहरण जो जनरली आप लोग जानते हैं, जनरली मतलब जो भी आप अभी तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, चाहे वो फेज 1 का एग्जाम हो या आपके स्कूल में जो इंटरनल एग्जाम हो रहा है उसमें उदाहरण से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, लेकिन परिभाषा के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अंतिम आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें परिभाषा के आधार पर, उदाहरण को आप जानते हैं, तीसरा भेद के आधार पर और चौथा प्राथमिकता, जो सबसे जटिल प्रश्न आपके लिए बन सकता है वो उसके, इसलिए मैं पहले बता दिया हूं। अब मैं एक एक करके इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक पढ़ रहा है द्वंद्व समास की। सबसे पहले मैं द्वंद्व समास की परिभाषा लिखता हूं और उसको ध्यान से देखिए, फिर समझाने की कोशिश। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो तथा दोनों लगभग एक दूसरे के विपरीत हो। द्वंद्व समास कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। यहाँ खासकर ध्यान दीजिए बेटा, मैं जो भी परिभाषा लिख रहा हूँ वो उस परिभाषा को जब उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा तो तब उसको समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज नॉट ए सिंपल क्लास बेटा। आपको जो क्लास बताया जा रहा है वो कहाँ तक आप समझ पा रहे हैं ये जरूरी है। तो सबसे पहले हमने समास लिखा, द्वंद्व समास, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो तथा दोनों लगभग एक दूसरे के विपरीत हो, और इसमें खास बात है संयोजक को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण बताता हूँ, देखिए, माता डैश पिता, ये समस्त पद है बेटा। मैंने पहले बताया था इसको समस्त पद, समास विग्रह और समास के नाम में डिवाइड करिए। ये आपका समस्त पद है, समास विग्रह माता और पिता, और एक तीसरा आता है ये आपका द्वंद्व समास बेटा, ये आपका द्वंद्व समास है। देखिए अब ये कैसे द्वंद्व समास में आप मान लिए, ये आप मानने पर मजबूर हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद, अब ये कहां से नया शब्द आ गया, पहला पद क्या है दूसरा पद क्या है। तो देखिए माता, इसको योजक बोलते हैं बेटा, योजक पिता है। तो समस्त पद में जो पहला भाग है उसे पहला पद बोलते हैं, और योजक के बाद में जो दूसरा शब्द आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, दूसरा पद बोलते हैं। अब समास का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले पहला पद और दूसरा पद को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला पद माता है, दूसरा पिता है, ये समस्त पद है बेटा। इस समस्त पद को आपने कैसे द्वंद्व समास कह दिया, ये नियम क्या है, नियम के अनुसार कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखें, जिस समास में पहला पद और दूसरा दोनों प्रधान हो, आपके परिवार में माता का जितनी भूमिका है उतना ही पिता की है। मतलब अर्थ के दृष्टिकोण से ये दोनों बहुत ही प्रधान है। एक परिवार का सबसे मुख्य पात्र माता और पिता होता है, इसलिए यहाँ पहला पद माता हुआ, दूसरा पद पिता हुआ, और दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम क्या कहते हैं, पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान है, दोनों की समान साझेदारी है।
अब जब समास विग्रह की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है। और का माता और पिता, ये समास विग्रह है। समास विग्रह को समास में बदलते समय, द्वंद्व समास में याद रखिए, समास विग्रह को समास में बदलते समय विभक्ति को निकालना है। विभक्ति को निकालकर उसके जगह में आप योजक चिन्ह का प्रयोग करना, वही यहाँ किया गया है। देखिए माता और पिता, और को आपने निकाल दिया, नियम है और को निकालना है, मतलब विभक्ति चिन्ह को निकाल, विभक्ति में से क्या है, और है, और को आपने निकालने से उसके जगह पर आपने क्या किया है, इसका योजक का प्रयोग किया है। तब जाकर ये जो माता योजक पिता है, ये आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दो नियम लागू हो रहे हैं। सबसे पहले पहला पद दूसरे पद में विभक्ति को निकालना। विभक्ति यहाँ कौन है, संयोजक कौन है, संयोजक कौन है, और है, और को आपने निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि ये समास विग्रह है। समास विग्रह को समस्त पद में बदलते समय विभक्ति को निकालकर उसके बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ बस एक नए शब्द का यूज कर रहे हैं, संयोजक। नए शब्द है संयोजक, मतलब पहला पद और दूसरे पद के बीच में जो जोड़ रहा है उसे संयोजक है। तो द्वंद्व समास को पहचानते समय सबसे पहले नियम के आधार पर आप क्या करेंगे, जो भी समास विग्रह दिया है, समास विग्रह में समस्त पद में बदलते समय ये विभक्ति या संयोजक, जो संयोजक नाम से पता है, संयोजक को आपको निकालना है। निकाल कर उसके जगह में योजक का प्रयोग करना। ये पहला पद आ गया माता, आपने योजक को निकाल कर यहाँ पर डैश कर दिया, और ये आ गया दूसरा पद पिता आ गया। अब ये और केवल अकेला है, इसके अलावा और भी कोई शब्द है, आपके ध्यान, आपको सोचने पर विचार कर रहे होंगे। तो ये आपको पहचानने के लिए संयोजक आप याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। संयोजक जो जहां तक द्वंद्व समास में पहचाने जाते हैं, जिसमें पहला और आपको दिख रहा है, और या, तथा, और एक लास्ट वर्ड है अथवा। अथवा, ये आप चारों को याद रखिएगा। मतलब द्वंद्व समास को पहचानने के लिए संयोजक आपको पहचानना पड़ेगा। कौन कौन संयोजक है, और, या, तथा और अथवा। एक और एग्जांपल मैं बताने की कोशिश करता हूं। माता और पिता, कोई भी हो, कोई भी द्वंद्व, जैसे रात और दिन। आप देखिए हमारे पूरे दैनिक जीवन में जितना रात का महत्व है उतना ही दिन का महत्व है। तो रात और दिन, और क्या चीज है, संयोजक है। तो और को निकाल देंगे उसके जगह में। यहां देखिए एक और वर्ड, रात डैश दिन। तो इसका समास विग्रह यदि हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, रात और दिन। तो यहां पर भी देखिए और का प्रयोग हुआ। और क्या चीज है, ये संयोजक, इसको निकालना है, इसको निकालना है। निकाल कर आप यहां पर योजक लगा देंगे। तो यहाँ पहला पद क्या होगा, रात होगा, दूसरा पद होगा दिन होगा। हमने संयोजक को निकाल दिया, निकाल कर उसमें इसमें क्या रखा है, यहाँ पर संयोजक रखा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द्वंद्व समास। इसे एक और एग्जाम्पल मान सकते हैं। मतलब द्वंद्व समास को पहचानने के लिए सबसे पहले दो पद होने चाहिए, और दोनों पद में विभक्ति निकाल देना चाहिए। विभक्ति निकाल कर उसके जगह पे यदि आप योजक रखेंगे, रात डैश दिन करेंगे, तो वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे पहचानेंगे, कोई भी शब्द दिया है रात और दिन, तो आप कौन सा समास के अंतर्गत कहेंगे, पहले और को निकालकर रात डैश दिन करेंगे, और वो द्वंद्व समास का ही एग्जाम्पल होगा। क्योंकि द्वंद्व समास एग्जाम्पल होगा, क्योंकि समास विग्रह में सबसे पहले संयोजक और, या, तथा, अथवा को आप निकाल देंगे। निकाल कर उसके जगह में योजक रखेंगे, तब वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। कुछ भी हो सकता है, भाई बहन, भाई और बहन, चाय या कॉफी, चाय या कॉफी, या को निकाल देंगे। तो चाय योजक कॉफी, तो वो कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। अमीर और गरीब, अमीर और को निकाल देंगे, अमीर योजक गरीब, तो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। तो ये रहा आपका द्वंद्व समास के बारे में परिभाषा और उसके उदाहरण। अभी तक हमने पिछले भाग में द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा था। अब हम द्विगु समास के बारे में पढ़ रहे हैं। बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, दा के नीचे हलंत है। हलंत दा को छूना नहीं चाहिए, यदि छुएगा तो वो राउंड जाएगा, तो इसलिए दा के नीचे हलंत लिखेगा। ये द्विगु समास है। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा बताते हैं। जिस समास में
पहला पद, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, हम द्विगु समास के बारे में बात कर रहे हैं। परिभाषा क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेकर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। पंचवटी, ये क्या है बेटा? समास इसे कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं और समस्त पद कहते हैं। ये पंचवटी, ये शब्द का निर्माण हो चुका है, मतलब ये समास है। अब इसको पहचानना है हमको। एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे? समस्त पद दिया रहेगा और पूछेगा कौन सा समास है। उस समय हमें डेफिनेशन को समझकर उसका समास विग्रह कर उसके समास का निर्धारण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पंचवटी दिया है, पंचवटी को कैसे पहचानेंगे? उसका समास विग्रह करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 वटों का समूह। अब कैसे इसको अपने डिवाइड करते हैं? तो सबसे पहली बात देखिए, मैक्सिमम 80% सामासिक शब्द संस्कृत से लिए गए सीधे शब्द हैं और उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए, पंचवटी ये तद्भव शब्द नहीं है, ये हमारी हिंदी भाषा में डायरेक्ट संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं। इसीलिए सबसे पहले हमको हल्का फुल्का तत्सम शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। पंच मीन्स 5, वटी मीन्स वृक्ष, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? एक ही जगह पर 5 वृक्ष हैं। इसीलिए हम समास विग्रह कैसे लिख रहे हैं? 5 वटों का समूह, मतलब एक ही जगह पर 5 वृक्ष हैं। इसीलिए हम उसका शब्द निर्माण क्या किए? समास निर्माण क्या किए? पंचवटी किए हैं। तो अब नियम क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, तो सबसे पहले हमको समास में क्या पहचानना है? सबसे पहले पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है। जब तक आप पहला पद दूसरा पद के बारे में ध्यान नहीं देंगे, तब तक समास के बारे में आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ देखिए, पंचवटी पहला पद क्या है? ये पहला पद पंच है, दूसरा वट ये दूसरा पद है। तो नियम क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, तो यहाँ पहला में क्या है? पंच आ रहा है। पंच संस्कृत वर्ड है, उसका हिंदी वर्ड क्या होगा? 5। वटी संस्कृत शब्द है, वट मतलब वृक्ष। तो एक जगह पर 5 वट हैं। तो ये पहले पद की बात की जाए 5 है। अब ये 5 क्या बता रहा है? वृक्षों की विशेषता बता रहा है। कैसे बता रहा है? कितने वृक्ष हैं? कितने वृक्ष हैं मीन्स संख्यावाचक, हाउ मेनी, कितने मीन्स 5 वट है, मतलब वट वृक्ष की विशेषता बता रहा है। उस जगह पर 5 वृक्ष है, मतलब विशेषण कैसा विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब यहाँ थोड़ी बहुत जानने की बात है, विशेषण क्या होता है? तो आपने पिछले 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा विशेषण क्या होता है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर वट की विशेषता बता रहा है। किसके द्वारा बता रहा है? संख्या के द्वारा बता रहा है। इसलिए इसे विशेषण, कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण के रूप में है। तो द्विगु समास को पहचानने के लिए पहला पद क्या होना जरूरी है? संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। विशेषण क्या चीज है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, यहाँ पर वर्ड क्या चीज है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कैसे विशेषता बता रहा है? संख्यावाचक विशेषण, संख्या के द्वारा, निश्चित संख्या के द्वारा, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। 5 क्या है? निश्चित है ना बेटा, इसीलिए ये निश्चित है। और ये संख्या के बारे में, संख्या के द्वारा विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा में इसका वर्ड की विशेषता बता रहा है। इसलिए इसे हम द्विगु समास के अंतर्गत में रखेंगे। एक और एग्जांपल यहां देखते हैं, त्रिनेत्र, ये भी संस्कृत शब्द है। त्रि संस्कृत शब्द है, नेत्र भी संस्कृत शब्द है। तो सबसे पहले हम कैसे निर्धारण करें? सबसे पहले इसको देखिए, सबसे पहली बात यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। पहले हम पंचवटी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? विग्रह लिख रहे हैं। एक्चुअली सबसे पहले विग्रह से शब्द निर्माण
किसमें करना है, समस्त पद में करना चाहिए। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट आपका समस्त पद दे देगा। समस्त पद दे दे, समस्त पद दिया मतलब क्या है, आप उसको विग्रह करके पहचाना। इसका विग्रह का थ्री मीन्स व्हाट, तीन नेत्रों का समूह। और कहीं कहीं आपकी पुस्तकों में समाहार भी दिया गया है, समूह के जगह पर समाहार भी दिया गया। आप इस बात को ध्यान, दोनों एक ही चीज है बेटा। तीन नेत्रों का समूह मतलब कुछ ऐसा जगह ना तीन नेत्र होते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं किसके तीन नेत्र होते हैं। आपने देखा होगा लॉर्ड शिवा की कितनी आंखें होती है, तीन आंखें होती है बेटा। तो एक ही जगह पर तीन नेत्र है। तो आपको बस यहाँ इतना समझना पड़ेगा, पहला पद क्या है, थ्री मीन्स तीन, दूसरा पद क्या है, नेत्र है। तो पहला पद क्या बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण बता रहा है। थ्री मीन्स तीन नेत्र है, तीन नयन है, मतलब एक ही जगह पर तीन नेत्रों का समूह है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, संख्या, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। और समास को कैसे पहचानेंगे, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। यहाँ पर त्रि क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इसकी विशेषता बता रहा है, नेत्र की विशेषता बता रहा है। कैसे बता रहा है कि यहाँ नेत्र कितने, तीन है, मतलब तीन निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब मैंने पहले बताया था विशेषण क्या होता है बेटा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को। यहाँ पर संज्ञा क्या है, नेत्र है बेटा। नेत्र की कैसे विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर कितने नेत्र हैं, तीन नेत्र हैं, इसलिए हम इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और पहला पद संख्यावाचक विशेषण बता रहा है, इसलिए ये जो पद होगा वो कौन सा होगा, द्विगु समास के अंतर्गत में आएगा। हमने दो समास के बारे में अभ्यास किया। अब तीसरा इसका भाग लेते हैं। और तीसरा है कर्मधारय समास बेटा। एक मिनट, तीसरा कर्मधारय समास। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं बेटा, उसके बाद उसके जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ये हो गया आपका इसकी परिभाषा। अब उसके एक उदाहरण पहले लेते हैं बेटा, उदाहरण के बाद ही आपको समझ में आएगा क्या चीज है। नीलकंठ ये समस्त पद है, इसे समास कहते हैं। इसे सामासिक शब्द भी कहते हैं, सामासिक पद भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में कहीं कहीं पर समस्त पद आ सकता है, कहीं कहीं पर सामासिक पद आ सकता है, कहीं कहीं पर समास ही लिखेगा। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ये क्या चीज़ है, नीलकंठ है, एक सामासिक पद है। अब इसका पहले हम समास विग्रह देखते हैं। नीलकंठ मतलब नीला कंठ। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें कर्मधारय समास की परिभाषा देखिए। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तो सबसे पहले सोचने की बात है, इसमें पहला पद कौन सा है और दूसरा पद कौन सा है। इसमें पहला पद क्या है बेटा, नील है। दूसरा पद क्या है, कंठ है। बिल्कुल स्पष्ट है बेटा। नीला, नील मीन्स नीला, कंठ मीन्स जो हमारा गर्दन है उसे कंठ कहते हैं बेटा। अब कंठ कैसा है, नीले रंग का है। ये इसका समास विग्रह होगा। अब ये कैसे हुआ समास विग्रह, तो एक बार फिर से देखिए परिभाषा। जिस समास में पहला पद विशेषण, पहला पद, ये पहला पद है। जिस समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद, ये दूसरा पद है। ध्यान से देखिए। अब ये विशेषण कैसे हुआ, विशेषण की परिभाषा हमने पहले ही, अभी जब हम द्विगु समास पढ़ रहे थे तब हम उसके बारे में ध्यान से पढ़े थे। एक बार और मैं बता रहा हूं विशेषण कैसे होगा। विशेषण क्या चीज है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं।
तो यहाँ देखिए एक शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ, नील क्या चीज है? कंठ की विशेषता बता रहा है। कैसे बता रहा है? कंठ कैसा है? नीले रंग का है। तो नीला क्या हो गया? विशेषण। अब बताइए दूसरा पद विशेष्य है। अब विशेष्य क्या चीज होता है? देखिए विशेष्य कंठ है। अब ये कंठ विशेष कहिए, जो शब्द संज्ञा, संज्ञा में कंठ की विशेषता बता रहा है वो विशेषण हुआ, पहला पद विशेषण हुआ। जिसकी विशेषता बता रहा है उसे विशेष्य कहते हैं बेटा। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, नीला रंग कंठ की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या होगा बेटा? विशेषण होगा बेटा। ये क्या होगा? विशेषण होगा। और किसकी जिसकी विशेषता बताए उसे, वो किसकी विशेषता बता रहा है? कंठ की विशेषता बता रहा है, इसलिए दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा क्या है? विशेष्य है। अब फिर एक बार आइए कर्मधारय समास के परिभाषा को। जिस समास में पहला पद विशेषण, यहां देखिए नीलकंठ में पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य हो। दूसरा पद क्या? कंठ है। किसकी विशेषता बता रहा है? नीला, कंठ की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो समास के अनुसार पहला पद यहाँ विशेषण है और दूसरा पद विशेष है, इसलिए हम इस समस्त पद को कर्मधारय समास कहेंगे। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए, जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो तो उस समस्त पद को हम कर्मधारय समास कहते हैं बेटा। ऐसे समास का निर्धारण करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं। नील गाय, नील गाय ये क्या है बेटा? समस्त पद है। एक बार इसको देखते हैं, समास विग्रह क्या होगा? नीला गाय। पहले कई सालों पहले प्राचीन में गायों का रंग भी नीला होता था, जिसे कामधेनु कहा जाता है। और यहाँ पर गाय कैसी है? नीले रंग की है, नीला गाय है, नीले रंग का गाय है। नीला, नीला क्या चीज है बेटा? नीला क्या चीज है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की विशेषता बता रहा है। तो एक बार देखिए, जिस समास में पहला पद विशेषण नीला गाय की विशेषता बता रहा है तो ये कौन सा होगा? ये पहला पद होगा। और पहला पद क्या चीज है? विशेषण के रूप में है। समझ में आ रहा है? और किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की विशेषता बता रहा है। तो गाय यहाँ पर क्या है? दूसरा पद है। किस रूप में है? विशेष्य के रूप में है। अब यहाँ बस गाय को विशेष्य क्यों कहेंगे? अब नीले को विशेषण क्यों कहेंगे? क्योंकि गाय संज्ञा है। संज्ञा कौन से कलर में? गाय कौन से कलर में? नीले रंग में है, मतलब विशेषता बता रही, इसलिए पहला पद विशेषण होगा। और वो किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की विशेषता बता रहा है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब जिसकी विशेषता बताए, जिसकी मतलब यहाँ पर क्या है? गाय है, तो गाय दूसरा पद होगा और विशेष्य के रूप में, इसलिए हम इसे भी कर्मधारय समास के अंतर्गत रख सकते हैं बेटा। कंफ्यूज मत होइए, एग्जाम में समास समस्त पद पूछेगा तो आप समास विग्रह करके समास का निर्धारण करेंगे। अब क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछ सकता है? क्वेश्चन देखिए, समास विग्रह देकर समास का नाम भी पूछेगा। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है नीला कंठ दिया है, ये एक्चुअली समास विग्रह है। समास विग्रह देकर क्या पूछेगा? इसका समस्त पद लिखिए। समस्त पद कैसे होगा? दोनों को आप जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ने से नीलकंठ हो जाएगा, ये समस्त पद हो जाएगा। नीला गाय, नील गाय, नीला गाय समास विग्रह है। समास विग्रह को समस्त पद में बदलना है। समस्त पद क्या होगा? नील गाय होगा। इसका मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। समास कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, यदि प्रश्न पत्र में समस्त पद दिया है तो वो क्या पूछेगा? समास विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए। हमारे मल्टीपल चॉइस में दो ऑप्शन नहीं है। हमारे मल्टीपल में दो तरीके से क्वेश्चन नहीं, सीधा सीधा यदि प्रश्न पत्र में समस्त पद दिया है तो वो समास विग्रह पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, समस्त पद दिया है, समास का नाम पूछ सकता है। कितने हो गए? दो गए। तीसरा, समास विग्रह दिया है, क्या पूछेगा? समास विग्रह दिया, इसका समस्त पद क्या होगा? तीसरा। चौथा क्या है? समास विग्रह दिया हुआ है, समास का नाम पूछेगा।
मतलब 4 प्रकार से किसी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो हम उसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समास के जो भेद पहले कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद अभ्यास करते समय हम बताएंगे कितने तरीके से क्वेश्चन समास में पूछ सकते हैं। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने बताया था परिभाषा के आधार पर। तो ये जो मैं परिभाषा लिख रहा हूं उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो परिभाषा दे देगा और वो समास के नाम को पूछेगा, कौन सा समास की परिभाषा है, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा। दूसरा क्या पूछेगा, समास दिया रहेगा, उसका समास विग्रह निकालना पड़ेगा। तीसरा क्या दिया है, समास विग्रह दिया गया, समास के नाम पूछेगा। चौथा क्या है, समास विग्रह दिया गया, उसका समास पद निकालना पड़ेगा। तो वो जो प्राथमिकता के आधार पर पूछा जाएगा उसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो सबसे पहले ये समास के 3 भागों पर ध्यान दिया। सबसे पहले द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास और तीसरा कर्मधारय। अभी हम उसके चौथे भाग पर डिस्कस करते हैं। इसका चौथा भाग है बहुब्रीहि समास। समास को समझने के लिए उसके परिभाषा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं समास की परिभाषा लिखता हूँ, बहुब्रीहि समास की। जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता ना बताकर तीसरे अन्य पद की विशेषता बताए। ध्यान दीजिए बेटा, जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता ना बताकर, पहला पद दूसरे पद की विशेषता ना बताकर तीसरे अन्य पद की विशेषता बताए, बहुब्रीहि समास कहलाता है। ये तो रहा आपकी परिभाषा। अब एक उदाहरण देकर समझते हैं अपन। उदाहरण जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पीतांबर। ये बेटा समस्त पद है, इसका समास करें। पीला है वस्त्र जिसका। ये रहा उदाहरण। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए इसकी समास की परिभाषा क्या है। जिस समास में पहला पद, इसमें पहला पद क्या है, पीला, पीतांबर, ये पहला पद, और इसी से जुड़ा हुआ क्या है, ये आपका दूसरा है, अंबर। पीतांबर पहला पद, ये आएगा पहला पद, और ये क्या आएगा, दूसरा पद। अब एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं, इसका कारण ये सभी संस्कृत के वर्ड हैं बेटा। संस्कृत के वर्ड को आपने समास विग्रह के द्वारा सरल किया है। सरलीकरण क्या हो रहा है यहाँ पर, सरलीकरण क्या, पीला है वस्त्र जिसका, ये इसका समास विग्रह है, ये क्या है, समस्त पद है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पीतांबर बहुब्रीहि समास कैसे हुआ, यही आपकी इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो सबसे पहले परिभाषा के दृष्टिकोण से आते हैं। जिस समास में पहला पद दूसरा पद, दूसरे पद की विशेषता ना बताकर, ना का प्रयोग किया गया है, मतलब विशेषता दूसरे पद की नहीं बता रहा। आप ध्यान देंगे कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या ऑपोजिट है, बहुब्रीहि समास। जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता ना बताकर किसी तीसरे पद की, अब ये तीसरा पद कहां से आ गया, उसको समझने के लिए समास विग्रह को ध्यान दीजिए। पीला है वस्त्र जिसका, वस्त्र है, वस्त्र क्या है, दूसरा है, पीला क्या है, रंग है, मतलब ये है विशेषण का कार्य कर रहा है, और ये क्या, किसकी, ये विशेष्य का काम कर रहा है। लेकिन जिसका मतलब यहाँ पर कोई और व्यक्ति है, या और कोई चीज है, या और कोई पद है जिसकी विशेषता बता रहा है, मतलब वो पद यहाँ है नहीं है बेटा। पहला पद
ये है पीत है। दूसरा पद है अंबर, पीतांबर, मतलब पहला पद क्या है, विशेषता पीला है। किसकी विशेषता बता रहा है, वस्त्र की विशेषता बता रहा है, पर यहाँ वस्त्र की विशेषता नहीं बता रहा है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है जो पीला वस्त्र पहना है। ध्यान से समझिए, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। पीला है वस्त्र जिसका, जिसका जिसका मीन्स वो व्यक्ति वहां नहीं है, उस थर्ड पर्सन में मीन्स तीसरा अन्य पद की विशेष, तीसरा अन्य पद कौन है, पीला है वस्त्र जिसका, कोई व्यक्ति है जो हमेशा पीला वस्त्र पहनता है, उसे क्या कहते हैं। जनरली यदि हम एग्जांपल के तौर पर लीजिए तो कृष्ण ऐसे भगवान है जो जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन काल में वो हमेशा पीले कपड़े पहने हैं। तो पीला है वस्त्र जिसका मतलब है कृष्ण की विशेषता बता रहा है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, जिस समास में पहला पद दूसरे पद, मतलब वस्त्र की विशेषता नहीं बता रहा, जो व्यक्ति पहना है उसकी विशेषता बता रहा है। तो समास के दृष्टिकोण से जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता ना बताकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पीला है वस्त्र जिसका, जिसका क्या है, अन्य पद क्या है, कृष्ण है, तो कृष्ण की विशेषता। तो हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, एक और उदाहरण हम देखते हैं बहुब्रीहि समास का, जिसका देखिए चक्रधर, ये समस्त पद है और इसका समास विग्रह क्या होगा, चक्र को धारण करने वाला। अब देखिए चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, तो पहला पद क्या होगा, ये चक्र होगा, दूसरा पद क्या होगा, धर होगा। ये आपका पहला पद और ये आपका दूसरा पद। तो यहां हमने सबसे पहले समास विग्रह कर दिया, चक्र को धारण करने वाला में समथिंग, कोई एक पुरुष है, और कौन धारण करता है चक्र को धारण करने वाला। हम यदि होली बुक में देखेंगे तो विष्णु का नाम हमें पता चलता है, विष्णु क्या है, चक्र को धारण करता है। और भी कौन से बहुत सारे भगवान हैं जो चक्र को धारण करते हैं, एक प्रकार का वेपन है बेटा, जिसके द्वारा शत्रु का संहार किया जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा के आधार पर देखिए, जिस समास में पहला पद दूसरे पद की, यहाँ जो वेपन है, धर है, धारण करने वाला, वो उसकी विशेषता कुछ नहीं बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, जो उसको यूज करता है, जो उसको धरता है, जो उसको धारण करता है। तो यहाँ देखिए चक्र को धारण करने वाला, दैट मींस थर्ड पर्सन इज देयर। अन्य, तीसरा अन्य पद क्या है, वो छिपा हुआ, वो नहीं है, वो छिपा हुआ कौन है, कोई एक पुरुष है जो उस चक्र को धारण करता है। मतलब पहला पद दूसरे पद की विशेषता ना बताकर किसी तीसरा पद कौन है, विष्णु है, और विष्णु की विशेषता क्या बताता है, वो चक्र को धारण करता है। तो परिभाषा के आधार पर जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता ना बताकर, चक्र के बारे में चक्र की विशेषता नहीं बता रहा, चक्र को धारण करने वाले की विशेषता बता रहा है। कौन है वो, विष्णु है, विष्णु उस चक्र को धारण कर रहा है, मतलब थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन की विशेषता जहां पर बताया जाए या आपको पता चले, उस समस्त पद चक्रधर को हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत में रखेंगे। मैंने पहले ही बताया था, कोई भी समास के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। समास दिया है, समस्त पद क्या है, चक्रधर है, वो क्या पूछेगा, समास विग्रह पूछेगा। तो ये इसको याद करना पड़ेगा, कैसे, चक्र को धारण करने वाला और ब्रैकेट में विष्णु। अब समास को कैसे पता लगाएंगे, पता लगाने के लिए पहला पद दूसरे पद की विशेषता ना बताकर किसी तीसरे पद की जब विशेषता बताए, उस संदर्भ में वो समस्त पद बहुब्रीहि समास के अंतर्गत में आएगा। अभी तक हम समास के 4 भागों पर अभ्यास कर चुके हैं। अब पांचवा उसके सेक्शन पे आते हैं, और पांचवा है तत्पुरुष समास। तो इसके बारे में सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं बेटा, परिभाषा लिखते हैं और उसके बाद उसके उदाहरण देकर उस समास को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यदि परिभाषा की बात किया जाए तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और
पहला और दूसरा कंडीशन है, दूसरा पहले और दूसरे पद के बीच कारक चिन्ह का लोप हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। ये तो रही आपकी परिभाषा और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में परिभाषा के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं, बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं बेटा, सरल से कठिन पर जाइए। पहला उदाहरण है राजकुमार। ये समस्त पद है, इसे सामासिक पद कहते हैं, इसे समास भी कहते हैं। ये समस्त पद है। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, समास विग्रह निकालेंगे। राजकुमार, राजा का कुमार, ये समस्त पद है, ये समास विग्रह है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा? तो एक बार परिभाषा पे जाते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो यहां समझने के लिए सबसे पहले हम क्यों पहला पद दूसरा पद कर रहे हैं। समास बिल्कुल मालूम है, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अब संक्षेपीकरण तो हम करेंगे, बीच में विभक्ति को निकाल देंगे। बीच में जो भी पहला पद दूसरा पद के बीच में, जैसे भी ये पहले हमने पढ़ा था, आपका याद होगा द्वंद्व समास पढ़ा था। द्वंद्व समास में हमने और, या, तथा को हमने बाहर निकालकर, दोनों को बाहर निकालकर उस संयोजक के बीच में हमने योजक का यूज किया था। जैसे माता और पिता, और को निकाल दिया माता योजक पिता करके दिया था। तो हम बीच के विभक्ति चिन्ह को, बीच के संयोजक को बाहर निकाल रहे हैं। तो यहां पर देखिए इसके कैसे होगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद कुमार है, कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, तो इसमें पहला पद राजा होगा, दूसरा पद कुमार होगा। अब ध्यान दीजिए, राजकुमार, राजा का कुमार, किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, यहाँ दूसरा पद क्या? कुमार है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, राजा के बारे में नहीं, राजा के कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजा का कुमार दूसरा पद है, इसलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, यहाँ दूसरा पद प्रधान है, पहला पद क्या है? गौण है। पहले पद को सामान्य रूप में रखा गया, इसकी प्रधानता नहीं दी गई है। प्रधानता किसकी पद की दी गई है? दूसरी पद की प्रधानता है। मतलब इस समस्त पद में आप किस पर फोकस कर रहे हैं? दूसरे पद पर फोकस कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, दूसरा पद प्रधान हो और पहला और दूसरे पद के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो। पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद, ये पहला पद है राजा, दूसरा पद क्या? कुमार है, के बीच में क्या चीज है बेटा? का है, ये कारक चिन्ह है। ये क्या चीज है? कारक चिन्ह है। तो हम जब समास विग्रह से समस्त पद में बदल रहे हैं, समास विग्रह को समस्त पद में बदल रहे हैं, तो का को निकाल दे रहे हैं। का क्या चीज है? ये कारक चिन्ह है बेटा। अब आपको याद होगा कारक चिन्ह क्या होता है। तो पहले लोप मतलब निकालना, पहले पद और दूसरे पद, देखिए पहला पद और दूसरे पद के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो। लोप मतलब निकाल के जोड़ देना। जब निकाल देंगे राजा कुमार से राजकुमार बदल गया, तो ये कारक चिन्ह को निकाल रहे हैं। अब रही बात, इसको विभक्ति भी बोलते हैं बेटा, इसको परसर्ग भी बोलते हैं, 3 नाम है इसके। तो यहाँ पर आप कारक चिन्ह मैंने लिखा है, इस कारक चिन्ह को निकालना है। अब रही बात, निकाला तो निकाल के जोड़ दिए, पर ये कारक चिन्ह होता क्या है, इसके बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कारक चिन्ह क्या है और उसका इस तत्पुरुष समास में क्या संबंध है। तो अभी तक आपने क्या समझा? कारक चिन्ह को निकालना है। अब कारक चिन्ह के बारे में मैं बताता हूँ, 1-2 मिनट में आपको और भी स्पष्टीकरण देता हूँ। तो सबसे पहले राजकुमार कैसे तत्पुरुष समास हुआ? राजकुमार में पहला पद राजा है, दूसरा पद कुमार है, तो दूसरा पद प्रधान है कुमार। क्लियर? दूसरा, पहले पद और दूसरे पद के बीच में कारक चिन्ह को निकाल रहे हैं, निकाल कर जोड़ रहे हैं। तो निकाल रहे हैं तो दूसरा कंडीशन क्या? कारक चिन्ह को आपको निकाल देना है। तो राजा का कुमार क्या बन गया? समस्त पद में राजकुमार बन गया। ये दोनों कंडीशन जहां सेटिस्फाइड होते हैं, वहां आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण कहलाएगा।
अब कारक चिन्ह का विशेषता क्या है आपको मालूम होना चाहिए। कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह के भेद क्या होते हैं, मैं सामान्य रूप से बता दे रहा हूँ। आपको 7th 8th क्लास में कारक चिन्ह के बारे में बताया गया था। कारक चिन्ह क्या है मैं स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध का पता चलता है। फिर से बता रहा हूं, कारक चिन्ह क्या है, जिस शब्द से वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ता है, संबंध का पता चलता है, उस चिन्ह को कारक चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैसे पहला पद राजा है, दूसरा पद कुमार है। किसी भी शब्दांश में या वाक्य में पहला पद और दूसरे पद के बीच में जो रिलेशन का जोड़ता है, जो संबंध जोड़ता है, तो यहाँ पर संबंध क्या है, का है, तो इसीलिए का क्या हो जाएगा, संबंध कारक होगा, संबंध कारक। तो हम लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, यदि समास पूछता है तो संबंध तत्पुरुष समास लिख सकते हैं। लेकिन 10th क्लास में कारक चिन्ह को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा। आप अपने को और ज्यादा परेशान मत करिए, सीधा कारक चिन्ह दिखाई देते हैं तो सीधा कारक चिन्ह को तत्पुरुष समास से डिसाइड हो जाइएगा। ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होना चाहिए। तो कारक चिन्ह क्या मैं पहले बता दें, आपने 8th क्लास और 7th क्लास में पढ़ा होगा, आपके सीबीएसई हिंदी अभ्यास में पढ़ा हुआ कारक चिन्ह क्या है। तो कारक चिन्ह को कैसे पहचानेंगे, कारक चिन्ह को पहचानने के लिए कारक चिन्ह की परिभाषा मैंने बता दिया था। कारक चिन्ह वह चिन्ह है जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य संबंध जोड़ने का काम करता है, उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। कितने कारक चिन्ह होते हैं बेटा, कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। सभी के कारक चिन्ह अलग अलग हैं। यदि आपको याद होगा, हल्का फुल्का मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, ये सभी कारक चिन्ह हैं। हल्का फुल्का मैं इसके बारे में बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ने, में, पर, से, के द्वारा, और संबोधन में हे, रे, अरे, ये इसका प्रयोग बहुत कम होता है बेटा। के लिए और का, के, की बेटा, का, के, की। अब ये सभी आपने 8th क्लास में कारक चिन्ह पढ़ा होगा, आप ध्यान से देखिए। और हो सकता है कि अगले क्लास में मैं कारक चिन्ह को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि हम समास को पढ़ रहे हैं और समास में कारक चिन्ह को केवल पहचानना है, इसलिए केवल नाम दे रहा हूं। अब ने होगा तो कर्ता कारक होगा, में पर मीन्स अभिकरण कारक होगा, से मीन्स करण कारक होगा। इसमें एक और से भी आता है, एक और से भी आता है, वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। के द्वारा है, हे, रे, अरो, के लिए, ये सभी कारक चिन्ह हैं। अब ये कारक चिन्ह का इस समास में क्या उपयोगिता है, जब भी आप समास के बारे में पढ़ेंगे या समास विग्रह को देखेंगे तो उसमें यदि आपको कारक चिन्ह मिल जाए तो आप सीधा उसको ये मान लीजिएगा कि वो तत्पुरुष समास है। बस ये इस बात पर ध्यान दीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं, समास विग्रह में एक और मैं एग्जाम्पल देके फिर बताता हूं बेटा। एग्जाम्पल देखते हैं एक और, ये देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं एक और। जैसे देखिए, वनवास, वन में वास, तो यहाँ देखिए पहला पद क्या है, वन है, दूसरा पद क्या है, पहला पद क्या है, वन है, दूसरा पद वास है। वन में वास करने वाला, वनवासी, वन में वास, वन में वास, यहाँ पहला पद है, दूसरा पद। एक बार समास देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद क्या, वास है, वन में वास करने वाला, वन में रहने वाला व्यक्ति को वनवासी कहते हैं। सो वन में वास, दूसरा पद प्रधान है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद और दूसरे पद के बीच में कारक चिन्ह, पहला पद वन है, दूसरा पद वास है, दोनों के बीच में क्या चीज है बेटा, में है, में कारक चिन्ह है, में कारक चिन्ह का लोप करना है। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो, इसको निकाल दो, निकालो तो क्या बनेगा, वन प्लस वास, वनवास बन गया। तो कारक चिन्ह ये है। तो अब कारक चिन्ह जैसे ही आपने पहचाना है तो तुरंत ये समझ लीजिए कि दो कंडीशन है तत्पुरुष समास को पहचानने। पहला कंडीशन क्या है, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद दूसरे पद, पहला पद और दूसरे पद में दूसरा पद प्रधान हो, मतलब वन में वास करने वाला वासी को हम प्रधानता दे रहे हैं, तो दूसरा पद प्रधान हो गया। दूसरा, पहले पद और दोनों पद के बीच में कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह को निकाल रहे हैं, तो दोनों पद दोनों सेटिस्फाइड हो गए। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला और दूसरे पद के बीच में कारक चिन्ह का लोप, कारक चिन्ह को निकाल देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये समस्त पद बन जाएगा, सामासिक पद बन जाएगा, और इसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं बेटा। हमने समास के 5 भेद पढ़े थे।
अब अंतिम जो पड़ाव है, जिसमें छठवां अवयवी भाव समास होता है। अवयवी भाव समास अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कंपलसरी ये क्वेश्चन तो आएगा ही अवयवी भाव समास से। तो सबसे पहले मैं परिभाषा लिखता हूं। जिस समास में पहला पद अवयव हो, पहला पद अवयव हो और पहला पद प्रधान हो, अवयवी भाव समास कहलाता है। पहले एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम उस परिभाषा को समझाने की कोशिश करेंगे। पहला, भरपेट। तो भरपेट में भरा पेट कैसा है? भरा हुआ है। तो अब देखते हैं अवयवी भाव समास कैसे है। जिस समास में पहला पद अवयव हो, पहला पद क्या है? अवयव है। पहला पद अवयव है। और जिस समास में पहला पद अवयव हो और पहला पद प्रधान हो, अवयव होना है, दूसरा प्रधान हो, मतलब उस दो पदों में भर और पेट, पहला पद आपका क्या होगा? प्रधान है और दूसरा पद क्या? पेट है। तो दूसरा पेट को गौण रखा गया है। गौण मतलब प्राथमिकता उतनी नहीं दी गई है। ये दोनों में किसकी प्राथमिकता दी गई, प्रधानता किसकी दी गई है? पहले पद की प्रधानता दी गई है। तो यहाँ पर इस परिभाषा में आपको दो चीजें समझ में आ रही है। तो इसमें पहला पद अवयव होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अवयव क्या है? आपको ये शब्द कुछ नया हुआ लग रहा है? कुछ भी नया नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। जिस पद में या जिस पद को अलग करने से वो उसका मीनिंग ना निकले, उसका अर्थ ना निकले, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए भरपेट है। भरपेट में पहला पद भर है। भर को हम बाहर निकालेंगे। भर को निकालने के बाद में ये कंप्लीट सार्थक अर्थ नहीं निकल पा रहा। भरना मीन्स क्या भरना? किसको भरना? किस लिए भरना? किसमें भरना? समझ में आ रहा है ना? भर अपने आप में संपूर्ण शब्द नहीं है जब तक दूसरा पद जुड़े ना। मतलब यहाँ दूसरा पद क्या? पेट भरा है, भरा पेट है, पेट भर खाना खा लिया है, पेट भर पानी पी लिया है, पेट भरा हुआ है। तो भरा अलग से निकालने से वो शब्दहीन हो जा रहा है, उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। तो जिस शब्द का शब्दांश से बाहर निकलने पर जिसका अर्थ ना निकले और वो अर्थहीन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। बस समझ में आ रही? और एक शब्द ग्रामर में, व्याकरण में एक और जगह अवयव यूज किया जाता है। आपको याद होगा शब्दभेद पढ़ते समय, शब्दभेद या अंग्रेजी में उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दभेद पढ़ते समय शब्दभेद कितने प्रकार के? 8 प्रकार के हैं, जिसमें पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों। और उसके बाद के जो 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी चारों चीजें हैं। जो लास्ट के 4 हैं वो अवयव कहलाते हैं। अवयव कैसे कहलाते हैं? मतलब अवयव शब्द यूज हुआ है। पहले वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये वाक्य के अनुसार बदलते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। सीता पढ़ती है, देखिए क्रिया ती आ गया है, पहले में ता आया था, मतलब सहायक क्रिया बदल रही है। लेकिन यदि हम बात क्रिया विशेषण की बात करें, राम तेज दौड़ता है, तेज क्रिया विशेषण है। सीता तेजी दौड़ती है नहीं होगा, क्या होगा? तेज पूरा, मतलब वहां बस क्रिया विशेषण बदल नहीं रहा है। तो जो नहीं बदलते हैं शब्द भेद में, उसे हम अवयव कहते हैं। वो ग्रामर का अलग भाग है। यहाँ अवयव दूसरा भाग है। यहाँ पर अवयव क्या चीज है? शब्द को अलग करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता,
मतलब उस शब्द का अर्थ निकालने के लिए दूसरे शब्द को जोड़ना पड़ेगा। सो जोड़ना पड़ेगा मतलब वो अर्थहीन है, अलग करने पर अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थ नहीं जब निकलेगा उसे अवयव कहेंगे। पहला कंडीशन समझ में आया होगा। जिस समास में पहला पद अवयव है, ये पहला पद अवयव है, इसको अलग करने से शब्दहीन हो जा रहा है, इसका मतलब भर क्या अवयव है। दूसरा, और पहला पद प्रधान हो, इसमें दो पद है, भरा पेट, भर पेट। भर क्या चीज अवयव है, जब ये जुड़ता है तो जुड़ों में प्रधानता किसकी दी जा रही है, पहले पद की प्रधानता दी जा रही है। किसी भी समास में याद रखिएगा जिसमें पहला पद अवयव हो, मतलब शब्दांश से बाहर निकालने पर वो अर्थहीन हो जाता है, इसका मतलब वो अवयव है। और दूसरा, उस समस्त पद में दोनों पद में पहला पद की प्रधानता रहती है। भरा पेट, पेट वहां पर विशेषता नहीं है, भरा है, भरा हुआ पेट है, तो भरा की पद की हम प्रधानता दे रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति, इसका सबसे पहले हम समास विग्रह कर दें, शक्ति के अनुसार। इसका क्या होगा बेटा, शक्ति के अनुसार, ये इसका समास विग्रह होगा। अब यहां देखिए बेटा, पहला पद क्या है, यथा है, दूसरा पद क्या है, शक्ति है। तो यदि हम यथा को बाहर निकाल देते हैं तो यथा का अपने आप में कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यथा क्या होगा, अवयव होगा। अब पहला नियम हो गया, जिस समास में पहला पद अवयव हो, यथा अवयव हो गया। दूसरा, पहला पद प्रधान हो, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा मतलब सामने वाला आपको कुछ पैसा दे रहा है, वो अपने शक्ति के अनुसार देगा। यथाशक्ति, वो गरीब होगा तो 10-15 रुपए देगा, यदि वो अमीर होगा तो हो सकता है कि 500 रुपए दे दिया, 1000 रुपए दे दिया, अपनी शक्ति के अनुसार में वो आपको दे रहा। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति में इसमें यथा जो है प्रधान वाक्य है। तो जब किसी भी समस्त पद में पहला पद अवयव हो और उसके साथ साथ पहला पद प्रधान हो, तो उस समास को आप क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत रखेंगे। अभी तक हम समास की परिभाषा, समास के प्रकार और उनकी परिभाषा और दो उदाहरण को हमने लिया, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी तक हम समास की गहराई को पढ़े, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। कैसे? समास के क्वेश्चन कितने आएंगे आपके एग्जाम में, 6 आएंगे, और 6 में से आपको 4 करना है। अब कैसे करना है, और अभी तक हमने जो भी डेप्थ पढ़ाई की है उसको कैसे उपयोग में लाना है, कैसे प्रयोग करना, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रश्न कैसे आएंगे मैं पहले बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात है, एग्जाम में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उसमें समास की परिभाषा पूछ सकता है, या हो सकता है तत्पुरुष समास की परिभाषा पूछ दे, या बहुब्रीहि समास की परिभाषा पूछ दे। तो परिभाषा को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और परिभाषा के अनुसार, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और पहला पद अवयव हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। और ये पूछेगा आपने क्या पढ़ा है, समास पढ़ा, समास विग्रह पढ़ा, समास का नाम पढ़ा, पर परिभाषा को भूल गए। परिभाषा को भूल गए तो आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए अभी तक मैंने जो भी बताया है, चाहे द्वंद्व समास हो, द्विगु समास हो, कर्मधारय समास हो, बहुब्रीहि समास हो, तत्पुरुष हो, अव्ययीभाव समास हो, समास की परिभाषा को अपने ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या प्रश्न पूछा था, जिस समास में पहला पद अवयव हो और पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो परिभाषा के आधार पर वो कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास होगा। मतलब जो प्रश्न है आपका पूछा जाएगा वो परिभाषा के अंतर्गत पूछा जाएगा। परिभाषा दिया रहेगा और ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शंस में परिभाषा के अनुसार उस समास के नाम को आपका चयन करना पड़ेगा, विकल्प में चयन करना पड़ेगा। दूसरा, समास की परिभाषा, समास की परिभाषा का मतलब होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है बेटा, संक्षेपीकरण होता है। मतलब 2 या 2 से अधिक पदों को आप एक पद में बदल रहे हैं और उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा, समास का तात्पर्य, क्या पूछेगा बेटा, समास का तात्पर्य, तात्पर्य क्या है पूछेगा। और इसमें बहुत सारे दिए रहेंगे, काम भी दिया रहेगा, संक्षेप,
खा में दिया रहेगा पद और गा में रहेगा विग्रह और घा में दिया रहेगा आपका कोई नहीं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो तात्पर्य मतलब क्या है, संक्षेप है बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका कौन सा आंसर होगा, संक्षेप होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सीबीएसई के फाइनल अंतिम जो एग्जाम आप देने वाले हैं, और 17 मार्च को आपका एग्जाम आपको याद होगा। तो उसके लिए सबसे पहले परिभाषाओं को याद करिए, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, समास का तात्पर्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा, उदाहरण के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उदाहरण के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे उदाहरण के अनुसार, इसका मतलब है ये पूछेगा 7 सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। मतलब किसी एक जगह में कितने लोग हैं, 7 ऋषि हैं। कितने हैं, 7 से हैं। और ये क्या दिया होगा, समास विग्रह बेटा। इसका समास विग्रह क्या पूछेगा, इसका समस्त पद क्या होगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि मतलब एक जगह। तो ये आपका जो भी होगा ये समस्त पद होगा। अब एग्जाम में कैसे, उदाहरण से मैंने बताया, उदाहरण के द्वारा तीसरा पूछा जाएगा। या नीचे पूछेगा नीलकंठ। नीलकंठ ये कौन सा समास है, पर ये समस्त विग्रह, नीलाकंठ ये समास विग्रह बेटा। समास विग्रह का क्या होगा, समस्त पद नीलकंठ होगा। मतलब आपको उदाहरण के आधार पर, मतलब समास विग्रह के आधार पर ये क्या पूछेगा, समस्त पद पूछेगा। इसका मतलब है, इसको कुछ और तरीके से भी मैं समझाता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। अभी हमने कुछ समय पहले समास की परिभाषा और समास के बारे में कुछ गहराई तक गया था, लेकिन हम अब कैसे समास को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए और उसको एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे समझा जाए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी तक पढ़ा समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, लेकिन आपको याद रखने वाली बात है, इसमें 3 मेन भागों पर ध्यान देना है। सबसे पहला, समस्त पद। दूसरा, समास विग्रह। और तीसरा, समास का नाम। आप ध्यान दीजिए बेटा, किसी भी समास को समझने के लिए या एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको समास को अच्छे मार्क्स लाने के लिए किसी भी समास को सबसे पहले 3 भागों में समझिए। मान लीजिए अभी हम बता रहे हैं दशानन। ये दशानन आपका क्या है, समस्त पद है। तो यदि एग्जाम में पूछता है ये कौन सा समास है, तो सबसे पहले आप उसका समास विग्रह निकालिए। इसका समास विग्रह क्या होता है, 10 सिरों का समूह भी बोल सकते हैं या समाहार भी बोल सकते हैं। और इसे हम मान लीजिए समास का नाम लिखते हैं और यहां पर आप द्विगु समास लिखते हैं। तो आपको एक तो शंका होगी, सर ने बताया दशानन होता है, उसका समास 10 सिरों का समूह होता है, और ये द्विगु समास कहाँ से आ गया, आपको कंफ्यूज हो रहा है द्विगु समास कहाँ से आ गया। तो इसके पहले समास की प्रक्रिया को समझने के बाद में आप समास के प्रकार को पहले ध्यान देना पड़ेगा। समास के प्रकार क्या कहते हैं और उसे समास के अंतर्गत किस समास के नाम से परिभाषित किया जाएगा। तो सबसे पहले समास समझने के बाद में आपको समास के प्रकार के बारे में पढ़ना होगा। तो हल्का फुल्का मैं सबसे पहले समास के प्रकार के बारे में समझाता हूँ। ओके बेटा, अभी मैंने पहले बताया परिभाषा के आधार पर। दूसरा क्या बताया था, आपको याद है, पहला क्या बताया था, परिभाषा के आधार पर। दूसरा संक्षेपीकरण के आधार पर। तीसरा उदाहरण के आधार पर। उदाहरण के आधार पर
आप ध्यान रखिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए अभी तक जो भी मैंने बताया उसको अभ्यास कैसे करें उसके बारे में। तो सबसे पहले 3 टेबल बनाइए बेटा। पहले समास विग्रह, 3 टेबल बनाइए। समास विग्रह, दूसरा समस्त पद, समस्त पद, और तीसरा समास का नाम। देखिए, ये अभ्यास करने का, अभी तक जो भी हम गहराई में जाकर समास के बारे में पढ़े थे उसको कैसे प्रैक्टिकली पॉजिटिव, सकारात्मक, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए समास को कैसे, सबसे पहले 3 टेबल बनाइए। पहला समास विग्रह है, दूसरा समस्त पद है, तीसरा समास का नाम है। तो प्रैक्टिस के हिसाब से सबसे पहले समास विग्रह को लिखिए बेटा। समास विग्रह लिखने से समस्त पद को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो पहला लेगा समास विग्रह, लिख रहे हैं छोटा सा, भर पेट, भरा पेट, भरा पेट भरा, ये समास विग्रह। इसका समास पद आप लोग अभी भी मैंने बताया था, ये इसका समास क्या होगा, भर पेट। अब समास का निर्धारण कैसे करेंगे, आपको डेफिनेशन मालूम है सबसे पहले बता। तो आप समास को पहचानने के लिए जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं उसको एक छोटा सा टेक्निक बदल रहा हूं मैं। हम लोग क्या करते हैं जनरली, सामान्यतः क्या करते हैं, कौन सा ऑप्शन हो सकता है हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, हालांकि दैट इज ए डिफरेंट लॉजिक इज देयर, बट यू हैव टू गॉट दैट पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट आएगा, मतलब उसका आंसर सही आएगा। कैसे, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, काका गागा जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन नहीं हो सकता है, सबसे पहले उसको पहचानिए। जो नहीं हो सकता है चारों, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, भरपेट है, भरपेट में आपका ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास दिया गया है। निश्चित रूप से भरपेट में दोनों बराबर, अब देखिए कैसे पहचान, उसमें जो ऑप्शन दिए जैसे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में पहले देखिए द्वंद्व समास कैसे होगा। द्वंद्व समास में क्या नियम है आपका, पहला पद और दूसरा पद दोनों समान होते हैं और एक दूसरे के सामान्यतः विपरीत भी होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। द्विगु समास, पहला भरपेट संख्यावाचक विशेषण, इसमें कहा संख्यावाचक पहला, तो दूसरा नहीं होगा। इस तरीके से कौन सा नहीं होगा उसको छोड़ोगे, और जो लगभग हो सकता है या होगा, हो सकता है होगा, दोनों में बहुत अंतर है बेटा। हो सकता है मतलब गेसिंग, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, जो होगा, जो हो सकता है, जो होगा उसको कॉन्फिडेंट। तो यदि आप निचले स्तर पर कौन सा नहीं होगा करके आप जाएंगे तो फाइनली यू विल गॉट द राइट आंसर, तो वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ भरा पेट, भर पेट, और इसका समास का नाम को आप यहाँ लिख सकते हैं अवयवी भाव समास। ऐसा प्रैक्टिस करो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद में कैसे इसका आपका प्रयोग करना बताते हैं। तो ये अच्छा सा आंसर लेते हैं बेटा, बताइए कोई एक आंसर आप कैसे बता सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं। देखिए, दिन और रात, दिन और रात, तो देखिए यहाँ और का प्रयोग किया गया, और, या, तथा, अथवा, ये सभी संयोजक हैं, और ये संयोजक कहाँ यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, द्वंद्व समास में यूज होते हैं। कौन से में, द्वंद्व समास में यूज होते हैं। द्वंद्व समास में समस्त पद बदलने की क्या करेगा, इसको आपको निकाल देना है। ये क्या चीज है, संयोजक है, संयोजक को निकाल कर उसके जगह पे क्या रखना है, योजक चिन्ह लगाना है। यहाँ पर आएगा दिन, योजक, रात, ये आगे समस्त पद आएगा। समस्त पद को बनाए, देखिए ये क्या समास विग्रह है, ये क्या समस्त पद है, इसको आप बदल रहे हैं। सो दिन, योजक, रात। अब कौन सा समास होगा, समास को एक बार ध्यान दीजिए। जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं और एक सामान्यतः एक दूसरे के विपरीत होते हैं, सामान्यतः गुण, जनरली, तो देखिए दिन रात, हमारे दैनिक जीवन में जितना दिन की प्रधानता है उतना ही रात की प्रधानता है, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा, और संयोजक को आपने निकाल कर उसके जगह में क्या कर दिया, योजक चिन्ह लगा दिया, इसलिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, इसलिए क्या होगा बेटा, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक और वर्ड लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, जैसे वन
वास, वनवास। ये क्या है, सॉरी एक मिनट, ये आपका समस्त पद है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, समास विग्रह लिखना है। वन में वास, वन में वास। एक बार देखिए, इसमें वन है, ये वास है, पहला पद है, दूसरा पद है। अब यहाँ पर इसको अपन क्या कर रहे हैं, वनवास लिख रहे हैं। हमने याद कर लिया वनवास। अब ये कौन सा समास को कैसे पहचानेंगे, तो वन पहला पद है, वास दूसरा पद है। अब एक बार रिकॉल करिए आप परिभाषा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद और दूसरे पद के बीच में कारक चिन्ह हो। एक बार इधर आइए, देखिए इस में पहला पद और दूसरा पद, इसमें दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद मतलब क्या, वास, वास रहने वाला, वन में रहने वाला वनवास, वनवासी भी कहते हैं। जैसे राम और सीता सभी कहाँ गए थे, वनवास गए थे। तो कहाँ हम लोग आश्रय लिए थे, जंगल में लिए थे, वन में लिए थे, इसीलिए उसे वनवासी कहते हैं। उसी से शब्द से वनवास बना है। तो वास दूसरा पद। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा में क्या है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो और दोनों प्रथम पद और पहला पद और दूसरे पद के बीच में कारक चिन्ह हो। कारक चिन्ह मीन्स व्हाट, में हो, तो हम उसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं बेटा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये कारक चिन्ह कैसे होगा, मैंने पहले आपके क्लास में बताया था। कारक चिन्ह 8 होते हैं बेटा, और कारक चिन्ह यदि आपको दिख जाए, ने, में, से, पर, के लिए, काके के लिए, ये सभी यदि पहले पद और दूसरे पद के बीच में हो, तो आप डैम श्योर 100% आप फिक्स हो सकते हैं कि ये एग्जाम्पल किसका है, तत्पुरुष समास का है। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, द्विगु समास का लेते हैं। तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह, तीन रंग है, उसका समस्त पद बदलेंगे, क्या होगा, तिरंगा। क्या है, तिरंगा होगा। अब हमें पहचानना है ये कौन सा समास है, हमें क्या पहचानना है, ये कौन सा समास है। इसके लिए सबसे पहले पहला पद और दूसरा पद, सबसे पहले समास विग्रह देखिए। तीन रंगों का समूह, समूह या समाहार, किसी एक जगह पर तीन रंग एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तीन रंग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ बनाया गया जिसमें तीन रंगों का एक जगह पर एकत्रित करके कोई भी एक वस्तु को या कुछ चीज बनाया गया है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तिरंगा, तिरंगा, ती क्या है, पहला पद है, दूसरा पद रंगा, रंगा मीन्स रंग, मतलब एक जगह पर तीन रंग है, इसका मतलब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। रंग, तिरंगा, कितने रंग है, तीन रंग है, तो तीन क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आपको परिभाषा बताते समय मैंने बताया था, जिस समास में पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास की परिभाषा क्या है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। अब द्विगु समास में क्या बता रहा है, द्विगु समास में विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। कैसे बता रहा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ क्या निश्चित संख्या, तीन है, तीन रंगों का तीन रंग है, इसलिए ये उदाहरण किसका होगा, द्विगु समास का एग्जाम्पल होगा। समझ में आ रहा है बेटा। अभी तक मैंने 4 एग्जाम्पल बताए हैं। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा क्या है, द्विगु समास। अब एक पांचवा लेते हैं, पांचवा का कुछ बताते हैं। जैसे मान लीजिए नीले रंग का गाय, गाय कैसी है, नीले रंग का गाय है, उसका क्या होगा, समस्त पद नील गाय होगा बेटा। नील गाय कैसे पहचानेंगे, पहला पद देखिए, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य है। इसको समझ रहे मेरी बात। नील गाय में पहला पद क्या कर रहा है, दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो आपका परिभाषा क्या होगा, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। विशेष्य मतलब क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है। देखिए नीले रंग का गाय, नीले रंग का, नील गाय या नीला रंग, इसको नीला रंग भी लिख सकते हैं बेटा। नीला
नीला गाय भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है बेटा समास में। तो इसमें देखिए नीला, नीला क्या विशेषण है, किसके विशेषण बता रहा है, गाय की बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका होगा विशेषण और गाय क्या होगा, विशेष्य होगा बेटा। मैंने बता चुका है सब, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, चलिएगा। तो जिस समस्त पद में या जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं बेटा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, एग्जाम में समास विग्रह दिया है, मान लीजिए समास विग्रह दिया है, तो क्वेश्चन पूछेगा समास पद लिखिए। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। इसको जिस तरीके से टेबल में डिवाइड कर दिए, बिल्कुल कंप्लीट है, कॉम्पैक्ट प्रैक्टिस है। अभ्यास इस तरीके से कीजिए, करने से क्या होगा, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में समास विग्रह दिया है और जो ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहे हैं, ये इसका समस्त पद क्या है। तो आपने इसको याद कर लिया है, और क्या पूछा, समस्त पद पूरा, तुरंत समस्त पद लिखेंगे, समस्त पद लिख देंगे, आपका राइट द परफेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। यू हैव टू सेलेक्ट द परफेक्ट आंसर। मान लीजिए एग्जाम में ये नहीं दिया है, ये दिया है, समस्त पद दिया है, समस्त पद दिया, और क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका समास विग्रह लिखिए। तो पीछे आइए, पीछे आकर रखिए। मतलब प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन किसी भी तरह घुमाए, किसी भी तरह वो पूछे, आपके पास एक पेज में, एक ही पृष्ठ में कंप्लीट कंटेंट होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया है, एक टेबल में 3 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में समास विग्रह लिखे हैं, दूसरे कॉलम में समस्त पद लिखे हैं, और तीसरे कॉलम में समास का नाम लिखे बेटा। अब मैंने क्या बताया था, यदि समास विग्रह दिया है क्वेश्चन पेपर में, तो समस्त पद पूछेगा, समझ में आ गया। दूसरा, यदि समस्त पद दिया है तो क्या पूछेगा, समास विग्रह पूछेगा। ये 2 तरीके से हो गए। तीसरा इसने क्या दिया है, समास विग्रह दिया है और वो समास का नाम पूछेगा बेटा। पहले क्या बताया था, समास विग्रह दिया तो समस्त पद पूछेगा, पहला। दूसरा, समस्त पद दिया है तो समास विग्रह पूछेगा, ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। तीसरे प्रकार क्वेश्चन है, समास विग्रह दिया है, क्या पूछेगा, समास का नाम पूछेगा, तीसरा। चौथा क्या है, समस्त पद दिया है, समास का नाम पूछेगा, ये चौथा है। मतलब 4 तरीके से। मैंने पहले ही बताया था कि उदाहरण के आधार पर क्वेश्चन 4 प्रकार से पूछे जाएंगे। समस्त पद दिया है, समास का नाम पहला। समास विग्रह दिया है, समास का नाम दूसरा, समास का नाम पूछेगा, तीसरा। समास विग्रह दिया है, समस्त पद पूछ रहा, तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथा, समस्त पद दिया है, चौथा समास विग्रह पूछा। 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जिस तरीके से मैं समास बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको इस तरीके से टेबल में 3 कॉलम में समास विग्रह, समस्त पद और समास का नाम लिखकर यदि आप अभ्यास करेंगे, तो आपके आंसर सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो ये तो रही समास की बात।